ये करो जिंदगी से निकाल दें लफ्ज़। करें, करो, करो, करो निकाल दे, करें। लेक्चर नंबर 67 40B। ये याद होने चाहिए, बाकी खैर है। छियासी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पेज नंबर 392, वॉल्यूम 2, मादरत। आतिफ अनवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसीए का मतलब क्या होता है? एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, एडवांस चार्टर्ड। आतिफ अनवर, ACA is a finance manager at Cold Coffee Limited and reports to Jamal, who is faculty member of Chartered Accountants। ये बड़े वाला CA है, वो छोटे वाला CA है, ये बड़े वाला CA है। ये faculty member of Chartered Accountants। Chief Financial Officer Atif Anwar, 17। Atif Anwar is a finance manager at Hot Coffee and reports to Jamal Ahmed FCA, who is the CFO। ये वॉल्यूम 2 में है यार, ये कॉपी करा के ला दो ये सफ़ा। ये भी ऑनलाइन वाले तो ऐसे दीवाने हैं ना जो पढ़े हैं, इनको कॉपी करा के ला दो सफ़ा। ये पेज 392। टीए तो भी है नहीं, आप फिर पता नहीं पेज ये कहाँ से ढूंढेंगे। ये IS 37 के नोट्स कॉपी हुए पड़े हैं, इतनी देर में सवाल ही ख़त्म हो जाने। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, छुट्टियों से आने के बाद आतिफ ने नोट किया है कि छोटे ने the draft financial statements for the year end have already been prepared। he found that financial statements have not been updated। financial statement update नहीं है। for revision, पता करें ना, उसको फ़ोन करें टीए को, 392 पेज। he found that financial statements have not been updated for revision in decommissioning cost। decommissioning cost की रिवीजन अपडेट नहीं हुई, बाकी चीज़ें हो गई हैं। the financial statements have not been updated for revision in decommissioning cost related to plant as advised by engineering department at start of 19। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल। ये आगे तो ये दो लाइनें एथिक्स के सवाल के लिए हैं। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल हु फाइनल लाइन, छोड़ें इन दो लाइनों को। डीकमिशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 to 88। पहले थी 50, अब कितनी हो गई हैं? 88। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन July 2017 एट अ परचेज प्राइस ऑफ 860। SCL uses the cost model to compute the change in profit, assets and liabilities if decommissioning is included in financial statements। अगर डाल दें, फिलहाल मुझे बताएं, जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, आतिफ ने जो बनाई होंगी, वो पता नहीं किधर हैं। इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो क्या मसला है, इनके अंदर क्या मसला है? हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डीकमिशनिंग कॉस्ट। इसका मतलब है बाकी सब कुछ तो हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सिर्फ क्या नहीं हुआ? डीकमिशनिंग की रिवीजन रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे बताएं डेट ऑफ परचेज क्या है हमारे एसेट की? 1 जुलाई 17। हमारा ईयर एंड 31/12/19। किस दिन डीकमिशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हुआ है? एट स्टार्ट ऑफ 19 ये रिवाइज हो गया था, लेकिन हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं? हमारे साल की बन चुकी हैं, लेकिन उनमें मसला क्या है? येलो में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेव। आप बताएं कितने साल से वो ओरिजिनल बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है? 2.5 साल। 2.5 साल से वो ओरिजिनल बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है। 2017 का आधा साल, 2018 का पूरा साल और 2019 का। हालांकि 2019 के स्टार्ट में एस्टीमेट रिवाइज हो गया था और 50 से 88 पे चला गया था, लेकिन उस दिन रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालना भूल गया, कैरिंग अमाउंट पे ही गुजारा चलाता रहा। अब मैंने सिर्फ 2019 की गलतियां निकालनी है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूं? इसके लिए अब मैं ये करता हूं कि एक वर्किंग करता हूं,
जो कि वर्किंग नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं रॉन्ग वर्किंग। रॉन्ग वर्किंग, अच्छा जी। डेट जी, डिस्क्रिप्शन आप मुझे चला के दिखा दीजिएगा, मैं फिर उस पर कमेंट कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं हर बात में तंज तो नहीं कर रहा होता, आप लोग क्यों, मतलब मैं ऑन सीरियस नोट में कह रहा था। अच्छा, तो डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 17। मसला सिर्फ 19 में आके हुआ, इससे पहले कोई मसला नहीं था। 1 जुलाई 17 को प्लांट कितने का खरीदा था? 860 मिलियन का। और इसकी लाइफ इनिशियल एस्टीमेट, ये 50-88 कब हुआ? एट स्टार्ट ऑफ 19 जी। कॉस्ट 860, एस्टीमेट 50, डिस्काउंट रेट 12%। कितने साल बाद डिसमेंटल होने? 6 साल बाद। डिस्काउंट रेट 12%, 1.12 रेज़्ड टू पावर माइनस 25.3 जी। जवाब अब कहां पे जाऊं, जंप कहां पे मारूं? 31/12/19 पे कुछ लोग कह रहे हैं। 31/12/18 पे जंप मार लें, क्योंकि सिर्फ 19 का सवाल करना है, तो 1.5 साल आगे जंप मार लें। तो 1 जुलाई 17 से 31/12/18, 1.5 साल की कम रिडक्शन निकाल लें, और 1.5 साल का अकामुलेटेड इंटरेस्ट तो ना निकालें, अकामुलेटेड ऑप्शन निकाल लें 1.5 साल की। 885.3 डिवाइड बाय 6, ये 1 साल की डिडक्शन आ गई, मुझे 1.5 साल की चाहिए। 221.3 स्लैश 1.5 साल का इंटरेस्ट, वो चाहिए कोई नहीं, मत निकालिएगा। 1.5 साल का इंटरेस्ट 31/12/17 पे क्यों नहीं जम मारी? टाइम जाया होना था। 31/12/18 पे जम मार दी जी। व्हाट इज दिस? कैरिंग ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/18। कितने साल हो गए हैं एसेट इस्तेमाल करते हुए? 1.5। बाकी कितने रह गए? 4.5। बाकी 1.5 साल का इंटरेस्ट की कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई एंट्री होती है। छोड़े पर 1.5 साल का इंटरेस्ट क्या निकालना? 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट सॉरी। तो 1.5 साल के इंटरेस्ट की कोई तुक नहीं है ना इस, यानी कि इसको डिवाइड करके यानी कि 3 सेट बना के 6-6 महीने के, कोई इस तरह का इंटरेस्ट निकलना नहीं, इक्वल नहीं होता इंटरेस्ट। इक्वल वो तो वक्त के साथ कंपाउंड होता रहता है। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा रॉन्ग है, लेकिन यहां तक सही चल रहा है, यहां तक कोई मसला नहीं है, यहां तक सही चल रहा है। क्योंकि फड्डा क्या हुआ है, येलो लाइन पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन व्हिच इज सजेस्टेड ऑन स्टार्ट ऑफ। कुछ बच्चों को यही नहीं पता चला था कि रिवीजन कब हुई है, तो पेपर में लिखा हुआ था 1 जनवरी 19 को रिवाइज हुआ एस्टीमेट। 31/12/18 तक तो कोई गलती थी नहीं। सवाल में चलते 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 रोड़ा कब आया? इस सवाल में तो खड्डा आएगा नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं, सिर्फ फिर क्या आएगा? रोड़ा। तो रोड़ा आ गया सवाल में, किस दिन आया? 1 जनवरी 19 को, तो उससे पहले तो कोई मसला है ही नहीं। अब मुझे बता दें, मैं जो रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें क्या करूं? डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज करके रिवाइज सीए निकालूं, या ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है उसमें निकल चुकी होगी डिडक्शन और इंटरेस्ट, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला। लेकिन अगेन डेट भी डाल दें डिडक्शन के साथ तो कोई मसला नहीं। यहां कौन से एस्टीमेट रिवाइज हो रहे हैं अभी? तो बता दें, अगर इसी डगर पे मैं चलता रहता तो डेप्रिसिएशन कितनी आती? मैं कोई ब्लू मार्कर नहीं लाया बीच में, ब्लू मार्कर अभी लाऊंगा बीच में। 8 डिवाइडेड बाय 6,
31/12/19 516.4 जवाब भाई वो अब्दुल्ला से पीडीएफ दोबारा मंगवा लेना, उससे वो सफ़ा को प्रिंट करा के लगवाना है, उतनी देर में सवाल खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा पूरा टारगेट है कि आपके आने से पहले सवाल खत्म हो जाए, सफ़ा लाने से पहले। जी जवाब 33.6। ये कैलकुलेशन में क्या सोचते हुए कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन में सोचते हुए कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डीकमीशनिंग। ये कैलकुलेशन में ये सोचते हुए कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर रिवीजन इन डीकमीशनिंग। दो डीकमीशनिंग इज रिकॉर्डेड बट द रिवीजन इज नॉट रिकॉर्डेड, रिवीजन इज नॉट रिकॉर्डेड। 3.6। अब आप वर्किंग 2 कर दें और उसमें फिर रिवीजन डाल के कर दें वर्किंग 2। ये तो अब आपके ऊपर है ना, ये तो अब आप अकल लगाएं, यही तो मैं चाह रहा था। वर्किंग 2 अब आप खुद करें लेकिन अकल लगा के, टाइम जिसमें सेव हो, जैसे मर्जी करें वर्किंग 2, बस अकल लगा के करें। वही तो है। नहीं, मैं तो आपको तो नहीं कहा। अच्छा भाई, अब सवाल को बुलाना समझें, अब तो कुछ भी नहीं है। इस तरह के सवाल तो पहली क्लास में किया था, 50 से 80 पे 88 पे चला गया। डीकमीशनिंग का एस्टीमेट 50 से 88 पे चला गया। इस तरह के तो कई सवाल क्लास में किए हैं। कल होमवर्क में 2 सवाल किए हैं इस तरह के, 2 सवाल थे ना होमवर्क में इस तरह के किए हो तो। ये तो भी रेनबो पे ही चल रहे हैं। नहीं क्या? अच्छा भाई, ये ना
वर्किंग टू ओरिजिनल, इसको यहां से चला लें आगे 31/12/18 से आगे 31/12/18 डॉट डाडा सॉरी डिस्क्रिप्शन डाडा यहां तक कैरिंग अमाउंट एसेट परो वीएल जी व्हाट इज कैरिंग अमाउंट 664 टी। अब इसको रिवाइज करना था, असल में सवाल में आया रोड़ा, वो फ्लाई करके निकल गया वहां से, हालांकि रोड़े के ऊपर चढ़ना था इसने। तो 31/12/18 रोड़ा तो मैंने कहा था ब्लू मार्कर से, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो बताएं जी, 1 जनवरी 19 को रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 50, ये वाला तो निकल चुका हुआ है, 50 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 4.5, 88 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस, ये रिवीजन रिक्वायर्ड थी, लेकिन इस रिवीजन की वजह से अब डेप्शन इंटरेस्ट भी हिलेगा। 22 चेंज इन एस्टीमेट 1 जनवरी 19 जी, प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल में तो एसेट को हिट होगा, प्रोविजन क्रेडिट तो एसेट डेबिट। एरो मार्क कैसे करते थे, आज एरो मारना छोड़ दिया था क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल था सुबह वाली क्लास में। अब आप डिप्सिंग के साथ डेट मत डालें और रिमेनिंग लाइफ पहले निकालें, पूरा सॉरी आधा 17 पूरा 18, 1.5 साल गुजर चुके हैं, टोटल 6 माइनस 1.5 4.5, 4.5, ये 1 साल की डिप्शन आ जाएगी। आप डेट ला लें, पॉइंट कैरिंग अमाउंट अब डिसमेंटल करने के यहाँ 1 जनवरी 17 लिख लें, या 1 जुलाई 17, तो ये आधा 17 पूरा 18 पौना 19, 2.5 साल गुजर गए। 6.4 कितने लोगों का ये सही था, 6.4 ओके। ओके अब सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं, क्या है सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं भाई, क्या है? कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट, चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन, शहीद तो नहीं हो जाएंगे अंदर, चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन if revised decommissioning cost is included in the financial statements. Okay. दो 2019 रॉन्ग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन का मतलब क्या होता है? पीपी 147.6 और इंटरेस्ट बस ऊपर ऊपर सारा सही है, ये रॉन्ग एंट्रीज हुई हैं। 140
और डेप्रीसिएशन के बाद इंटरेस्ट की एंट्री भी इस टॉपिक में साथ ही होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 3.6। While preparing these financial statement, we have not updated the revision. While preparing these financial statement, revision is not updated. But if the revision is updated, then entries for 2019 will be like this. 3 एंट्रीज होंगी, 3 3 3 3 3 3 3 पीपी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट भी तो होगी एंट्री, फिर 3 एंट्रीज होंगी। पीपी डेबिट कितने से, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी हिलेगा, हिलाएं। इसकी जगह एसेट लिख दें 1 6.4। चलें जी, अब चेंज आप खुद ही निकाल दें, एंट्रीज लिख लें, चेंज निकाल दें। पॉज कर दो, पॉज। अच्छा जी, आप बताएं जी, फ्लेवर भी नहीं पूछना, इधर देखें। हाइट ऑफ एनीथिंग। आप मुझे बता दें चेंज क्या होगी। सवाल ने पूछे चेंज बताएं, चेंज इन, ये सवाल की रिक्वायरमेंट समझ लें, एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। लायबिलिटीज, अच्छा जी, एक और वर्किंग कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन देखिए रॉन्ग में कितनी है, और इंटरेस्ट 3.6, टोटल 151.2। इधर आए 152.6 प्लस 6.159। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, नोट करें आगे, एसेट लायबिलिटीज खुद ही कर लें। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा, अलग अलग नहीं बताना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, क्योंकि सवाल ने सिर्फ पूछे प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताएं, ये नहीं पूछा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट है। वो अलग अलग बताने के चक्रों में पड़ जाएंगे, इससे टाइम जाया होगा। इंटरेस्ट भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, इंटरेस्ट भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है। तो पहला फर्क क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। कोई इसकी वजह बता सकते हैं? मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं ना, मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो एसेट्स बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, उधर प्रोविजन डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई है। और बता दें क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा तेज है। लाइबिलिटीज पहले बता रहे हैं, वो आसान है ना। अच्छा, लाइबिलिटीज रॉन्ग में कितनी है, रॉन्ग में 3.6 क्रेडिट है, और उधर 22 चपेड़ 22.8 चाचू ने बताना है, ये नहीं नजर आ रहा। नहीं मैं नहीं वो बात को जो घर वाले कहते हैं, अक्खा है ना बंटे। अच्छा जी, 22.8 जमा 4 6.4 हो, जो भी कर लो 6.4 जी। लाइबिलिटीज में कैरी डाउन देख के कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूं अभी तो जाके, कैरी डाउन देख के कर लेते हैं जी। बताएं 29.2
जी। अब बता दें क्या फर्क पड़ेगा, 29.2 इधर है और 3.6 था और लेके जाना है 29 पे, क्या करूं? इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने से 20, इंक्रीज डिक्रीज कितने लोगों को समझ आ रही है? जरा समझ आ रही? अब एसेट्स खुद कर दें, ये कम्युनिडेशन छोड़ें, ये तो कंफ्यूजिंग है कम्युनिडेशन, ये कम्युनिडेशन का लफ्ज कंफ्यूजिंग है। एसेट बोलें, कम कितने से होने चाहिए थे, कम कितने से हो गए मादरत, डिक्रीज हुए एसेट्स, डेबिट क्रेडिट की जगह डिक्रीज का लफ्ज इधर लिख लें, एसेट डिक्रीज हुए 147.6 से, होने कितने से चाहिए थे? 22.8 से इंक्रीज होने चाहिए थे और 152.6 से डिक्रीज होने चाहिए थे। देखें खिचड़ी ना बन जाए ना, इसको आराम से कर लेते हैं मलीदा अलग अलग। तो आप बता दें ओवरऑल एसेट 17.8 से इंक्रीज होने चाहिए। अब इनका नेट करके जरा देखें, भाई देख लेना माय डियर, एसेट कम कितने से कर दिए? 147.6 से। एसेट बढ़ाने कितने से थे और कम कितने से करने थे? यानी ओवरऑल एसेट, ये बोंगी किसी ने मरवाई है, नेट करवाना चाहिए था। ये किसने बोला था इंक्रीज? कौन बोला था इंक्रीज? वर्सेस तो तब करेंगे ना जब वर्सेस इन दोनों का करेंगे ना। एसेट कितने से कम हो रहा है रॉन्ग एंट्री में? 147.6। तो 147.6 से डिक्रीज कर दिया है, 147.6 से डिक्रीज कर दिया है। इस तरह नहीं समझना, तो इस तरह क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, डेबिट कितने से कर देना चाहिए? 22. क्रेडिट कितने से कर देना चाहिए? 129. कम होना चाहिए था 129 से, कम हो गया 147 से। कितना और कम कर दें या कितना बढ़ा दें? कम होना चाहिए था कितना बोलें? 129। कम कर दिया 100, ज्यादा कम कर दिया ना, तो क्या करें? कितने से बढ़ाएं? 17.8। पुत्र ए वाला नहीं काम कीता कीते वखा वो पुत्र ए वाला काम हो तुझे ओ वाला कीता है। ए समझ आ रहा सी? सच्ची सच्ची दस, ये सादा सी बात है यार, इतने तो बड़े हो जाना चाहिए कि ये चीजें समझ आए। अच्छा देखें यार, अब पता नहीं चलता ना ऐसे सवालों में बच्चा किस पैटर्न पे चला है। अब कुछ बच्चे इस पैटर्न पे चले होंगे, 19 की रॉन्ग एंट्रीज की, 19 की ओरिजिनल एंट्रीज की, और दोनों को चेंज निकाला, दोनों का ऑन P&L एंड बैलेंस शीट, जैसे आइए सेट में निकालते थे, चेंज इंपैक्ट निकाला। और कुछ लोग इस तरह चले होंगे, वो भी एक्सेप्टेबल है। वो जरा शॉर्टकट तरीका है, वो ये था कि एसेट है 516 पे और 534 पे ले जाओ।
516 से 500, ये जरा शॉर्टकट तरीका है। 516 मैं उस तरीके से इसलिए कराता हूं कि कुछ लोग उस तरीके से चल पड़े होंगे पेपर में, तो चलने का कोई पता नहीं ना, कोई ऐसे चलता है कोई ऐसे चलता है। अब जो जैसे चला है उसको बताना है कि इस तरह चल जाते। अब जो इधर से चला है 516 को 534 पे ले जाओ, कितने से बढ़ा दो, ये 17.8 से बढ़ाया हुआ है हमने, इंक्रीज। इस तरह भी चल सकते थे। 33 की लाइबिलिटीज को 59 पे ले जाओ, 25.6 से बढ़ा दो। कैलकुलेटर पे इन दोनों का डिफरेंस लें, 5। डेप्रिसिएशन 5 से बढ़ाओ, इन दोनों का डिफरेंस लें 2. इंटरेस्ट 2.8 से बढ़ाओ, 5 और 2.8 से डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट। ये दोनों कह रहे हैं ये आसान था, ये वाला आसान था, लेकिन ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना कि कोई पैटर्न पे चल पड़ा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। अच्छा, इससे पहले क्या सवाल आते होते थे, इससे पहले क्या सवाल आते होते थे, ये मुझे बताएं। इस तरह की एक रिक्वायरमेंट से मिलते जुलते सवाल आते थे, वो एक्सेलेंट। कौन बोला है? ये पेश करें। एक चीज रहेगी बस। अब इससे पहले ये सवाल आया करते थे कि वो हमें अनएडजस्टेड एसेट्स, अनएडजस्टेड लाइबिलिटीज और अनएडजस्टेड प्रॉफिट देता था, और दे के कहता था एडजस्टेड निकालो, तो हम चेंज डालते थे, चेंज इसमें डालते थे। तो अब आज हमसे अनएडजस्टेड फिगर नहीं दे रहा, सिर्फ क्या पूछ रहे, क्या बता दो, चेंज बता दो। और रेक्टिफाइंग एंट्रीज अगर मांगी होती फिर तो बड़ी आसान थी, इसके बिल मुकाबिल कोई नहीं हुई, इसको एज इट इज कर दें और ये वाली एंट्री कंपेयर करके और रिकॉर्ड कर दें डेप्शन, और ये वाली एंट्री कंपेयर करके और इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दें। इस तरह कौन सी एंट्रीज बन जानी थी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज बन जानी थी। ओके, लेकिन इस सवाल को पढ़ना जरूरी है कि पता चले सवाल को पकड़ के समझ ही नहीं आई थी कि करना क्या है। तो सवाल आखिरी दफा जरा पढ़ते हैं। आतिफ अनवर छोटा सी ये गरम कॉफी लिमिटेड में काम कर रहा है। जमाल अहमद FCA है जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, आतिफ की शादी भी जब वापस आया छुट्टियों से, तो आतिफ ईद की छुट्टियों के बाद आके नोट किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कॉन्सेप्ट मेरे डगमग हो चुके हैं। उसको आके छुट्टियों के बाद पता चला। आतिफ नोटेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 हैव बीन प्रिपेयर्ड। ही फाउंड दैट financial statements have not been updated for the revision as advised by engineering at start of 19। बच्चे यही ढूंढते रहे थे कि रिवीजन हुई कब है, ये लिखा हुआ था यकम जनवरी 19 को। आतिफ ने डिस्कस किया मैटर जमाल के साथ, जिसने उसे कहा तेरी जैसी की तैसी, कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसी तरह फाइनलाइज विदाउट रिवाइजिंग द डीकमिशनिंग कॉस्ट, क्योंकि हमारे प्रॉफिट इससे कम हो जाएंगे। अगर तूने कर दिया रिवाइज तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। वैसे हमने देख लिया प्रॉफिट हो भी कम गए हैं, काफी अच्छे खासे प्रॉफिट कम हो गए हैं। कहते हैं अगर तूने ये कर दिया तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, डिप्शन भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इफ रिवाइज कॉस्ट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट, अगर रिवाइज कॉस्ट अब टेक इनटू अकाउंट करें। डीकमिशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 50 to 88। यहाँ पे उससे लिखा होना चाहिए था एग्जामिनर को आसानी के लिए, ऑन यकम जनवरी 19, यहाँ उसे लिखना चाहिए था ऑन यकम जनवरी 19, कि यकम जनवरी 19 को ये एस्टीमेट रिवाइज हुआ है, ताकि जिस बच्चे को कंफ्यूजन होती वो भी पास हो जाता। तो डीकमिशनिंग कॉस्ट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 50 to 88 ऑन यकम जनवरी 19, बट इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। डिस्काउंट रेट जितने लाइफ इज जितने यूज कॉस्ट मॉडल। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल मे बी इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP के कोड ऑफ एथिक्स। ओके, ये कौन सा आंसर है? आंसर नंबर 17। ये नोट्स तो आप लोगों के पास जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर जो है पढ़े हुए हैं। अच्छा, बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं। यहाँ उसने ये नहीं कहा कि ये अकाउंटिंग ट्रीट, वो मैं आपसे कोई और सवाल जहन में आया था पिछली क्लास में, मैंने आपको कहा था एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें उसका लिटल नॉलेज होगा, वो कोई और सवाल था मेरे जहन में, ये वाला सवाल नहीं था। अच्छा, यहाँ मुझे बताएं, बॉस से सुबह वाली क्लास ली है एथिक्स की, यहाँ बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है या बॉस का लिटल नॉलेज है? फिक्रा क्या लिखा हुआ है?
फिक्रा लिखा हुआ है कि तुम रहने दो, इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ये तो नहीं कह रहा कि दिस द डीकमीशनिंग शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर स्टैंडर्ड्स और ये और वो, इस तरह की लाइन तो नहीं बोल रहा वो कि डीकमीशनिंग रिवाइज ही नहीं होती। हाँ, मुझे याद है स्टैंडर्ड पढ़े थे मैंने, डीकमीशनिंग रिवाइज ही नहीं होती। अगर ऐसी बात करे तो फिर लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज है। तो यहां बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहा है। यहां अगर आप लोगों ने फिट कराना है तो 3 सिनेरियो फिट होते हैं हमारे, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में लिखा होता है कि प्री सेट माइंड है, प्रॉफिट ज्यादा शो करना चाह रहा है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिविटी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हमारे 3 सिनेरियो यहां फिट होते हैं। इंटेग्रिटी क्यों नहीं है बॉस के अंदर? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि डीकमीशनिंग को इग्नोर कर दो, तो ये तो फिर सच्चे बंदे की अलामत नहीं है। और प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा काम करने को कह रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है, तो ये काम भी आपको करने को नहीं कहना चाहिए कि डेफर कर दो डीकमीशनिंग को। और ऑब्जेक्टिविटी भी डाल सकते हैं, ही इज ओनली डेफरिंग द प्रोविजन जस्ट टू शो हायर प्रॉफिट्स। तो ऑब्जेक्टिविटी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। कभी कभी वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देता है सोल्यूशन को। तो ये 3 सिनेरियोस फिट होते हैं जब बॉस गलत काम करने को कहे एम्प्लॉय को। ये जरा देख के बताएं, बॉस कहां गलत काम करने को कह रहे हैं एम्प्लॉय को? कोई लाइन ढूंढने जहां बॉस गलत काम करने को कह रहे हैं एम्प्लॉय को। लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज वाला मसला नहीं है यहां। आते डिस्कस द मैटर विद जमाल, हु ऑर्डर्ड हिम, एडवाइस तो बस बड़ों की एडवाइस फिर ऑर्डर ही होती है। हु ऑर्डर्ड हिम टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइजिंग द डीकमीशनिंग रिवाइज किए बगैर। ओके, एक छोटा सा सवाल है IAS 12 का, हमने करना है, उसके लिए ज़रा आप अटेंटिव रहिएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट 2-3 दिन पहले, जिसमें हमने कहा था कि आप लीज की अकाउंटिंग जो मर्जी करो, टैक्स वाले लेसी को कहते हैं कि P&L में रेंटल डालो और बैलेंस शीट में कुछ ना डालो। याद आ रही है ये क्लास? अच्छा, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। अगर किसी को वो वाला पोर्शन किसी ने रिवाइज नहीं किया हुआ तो जाके आराम से, वो लेक्चर अपलोडेड है, वो रिवाइज करके ये ले। अभी फिर वो परेशान होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो परेशान होगा। तो ऐसे परेशान होने से बेहतर है कि वो वाला लेक्चर रिवाइज करके ले लें। अगर वो वाला लेक्चर आपको याद है, हमने सैटरडे को किया था सेकंड टाइम के अंदर, तो उसी की बेस के ऊपर ये सारी डिस्कशन है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारा रिवाइज भी करा दूँ। अभी शर्मिंदगी से कोई बच्चा उठेगा भी नहीं अगर आपके दाएं बाएं को बैठा हुआ, तो मेरे दाएं बाएं को बैठा तो उठेगा भी नहीं, कहेगा अच्छा इन्होंने समझना है, मैं रिवाइज नहीं। लेसर के केस में टैक्स वाले ये कहते हैं कि रेंटल इनकम रिकॉर्ड करो और डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करो। वेल डन, टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करो। और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो PPE। अच्छा, और रेंटल इनकम यहां स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड नहीं होती, रेंटल इनकम यहां रिसीव्ड वाली रिकॉर्ड होती है। तो इसको हमने कहा था रेंट पेड और इसको कहा था रेंट रिसीव्ड, और कॉस्ट माइनस टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। अब टैक्स वाले ये कहते हैं, डन। वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको लेसर की अकाउंटिंग रिवाइज करवाने लगा हूं। टैक्स वाले क्या चाहते हैं ये नहीं, लेसर की अकाउंटिंग रिवाइज करवाने लगा हूं। निकालें जी IFRS 16 वॉल्यूम 1 में लेसर की अकाउंटिंग रिवाइज करें। लेसर अगर फाइनेंस लीज हो, लेसर की अगर फाइनेंस लीज हो तो लेसर एसेट खरीदता है, ता है ता ती तू। लेसर एसेट क्या करता है? खरीदता है। खरीद कर लीज रिसीवेबल ऐसे सेट करता है
कि एसेट की फेयर वैल्यू और आईडीसी रिकवर कर ले लेसी से। ये होती थी लेसर की एंट्रीज। ये तो मैं अकाउंटिंग रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। और अगर ऑपरेटिंग लीज हो तो फिर एसेट को अलग रखता है, आईडीसी की एंट्री अलग करता है, और आया कमाया की एंट्री करने के बाद इसको डेप्रिशिएट करता है यूजफुल लाइफ पर, इसको डेप्रिशिएट करता है लीज टर्म पर, इसको डेप्रिशिएट करता है लीज टर्म पर। डन। अच्छा, और डेप्रिसिएशन और अकाउंटेड एब्सेंट की एंट्रीज उसी तरह होती है। अब हम सवाल निकालने लगे हैं IAS 12 का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 19। वॉल्यूम 1। अल्हम्दुलिल्लाह देयर विल बी नो न्यू कॉन्सेप्ट बट नीड्स अटेंशन। मिटा दें भाई, मिटा दें, पॉज कर दें। On 1 January 2022, Namal Leasing Limited leased a manufacturing plant to Haliji Limited. Details are as follows. Non-cancellable lease term is 5 years with an annual installment of 60 million is payable in arrears. Interest rate छुपा हुआ in the lease is 16% per annum. तो परहेज करो। Interest rate छुपा हुआ in the lease is 16% per annum. LLN incurred an IDC of 4 million for arranging the lease. लेसर ने IDC कितनी इनकर की है? 4 million। अच्छा जी, अच्छा भाई, ये भाई जो है ना, असल में अटेंशन चाहिए। अब मैं क्या करूं, अटेंशन चाहिए थोड़ी सी, कम से कम ये अटेंशन मांग रहा है सवाल। ऑन 1 जनवरी 22 वी विल टेक अ ब्रेक आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। मीनवाइल ऑन 1 जनवरी 2022 नमल लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ मैनी, ठीक है, ओके, स्टॉप एवरीथिंग फॉर 10 मिनट्स एंड बी अटेंटिव। ऑन 1 जनवरी 2022 नमल लिमिटेड leased a manufacturing plant to Haliji. Non-cancellable lease is 5 years. Interest rate छुपा in the lease 16%. NLL incurred an IDC of 4 million for arranging the lease. The estimated residual value at the end of lease is 125, of which 90 is guaranteed. Following information is also available. Profit इतना है applicable. Tax authorities treat lease as an operating lease. इस बात को जरा छोड़ दें। टैक्स अथॉरिटीज इसको कैसे लेके चल रही हैं। पहले मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा। मुझे उससे P&L मांगे, बैलेंस शीट मांगे 31 दिसंबर 2022 का, 31 दिसंबर 2022 का P&L मांगे, बैलेंस शीट मांगे। मुझे बता दें इस सवाल में क्या लीज टर्म किधर है? लीज टर्म किधर है? लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नो। जीआरबी का मतलब ही होता है एसेट वापस हो जाने भाई दीवानों। जीआरबी का मतलब होता है लेसर ने एसेट, लेसर को एसेट ने वापस कर देना है। दूसरा, क्या लीज टर्म के एंड पे मुफ्त में एसेट मिल सकता है एसेट लेसर को? नो। तीसरी बात, लेसी को मादरत, तीसरी बात, क्या मैं लीज टर्म को लाइफ से डिवाइड कर सकता हूं? लाइफ गिवन नहीं है, लाइफ गिवन नहीं है। तो इसका जवाब, तो तीसरे सवाल का जवाब क्वेश्चन मार्क आ गया। पता नहीं अब मैं क्या करूं। क्या मैं लीज टर्म को फेयर वे, क्या मैं लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेके फेयर वैल्यू से डिवाइड कर सकता हूं? एक सवाल था पास पेपर का, मैंने उसमें कहा था फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। आज इधर भी गिवन नहीं है। ये दूसरा सवाल है आईकैप की हिस्ट्री का, इसमें फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। मैं वो भी नहीं कर सकता, पीवी ऑफ एलपी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू नहीं कर सकता। और एसेट स्पेशल नेचर का है? नहीं। पहले दो सवालों का जवाब कंफर्म आ गया, नो। तीसरे चौथे सवाल का जवाब क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये ऐसा वर्स सवाल है, ना इसमें यूजफुल लाइफ दी हुई है और ना इसमें फेयर वैल्यू दी हुई है। और एक सवाल और भी था पास पेपर कैसा, पता नहीं, पास पेपर क्वेश्चन 11 था, वो लीज के चैप्टर में था, वो आईएस 12 के चैप्टर में नहीं था। और आखिरी बात, कैसे ऐसा स्पेशल नेचर का है? नो। अब पहले दूसरे पांचवें का जवाब आ गया नो, और तीसरे चौथे का जवाब आ गया क्वेश्चन मार्क। ऐसी सूरत में आपको क्या कहा था, किसी को याद हो बता दे? कहा था कि अगर इम्प्लिसिट रेट दिया हो तो इसको फिर रेट वाली लीज समझिएगा, यानी ऑपरेटिंग लीज ना समझिएगा, इसको फाइनेंस लीज समझिएगा। कोई बंदा ऐसा करे, मुझे जाके पास पेपर क्वेश्चन 11 पे जो फिक्रा लिखवाया था वो लिखवा दे। IFRS 16 में पास पेपर क्वेश्चन 11 था या पता नहीं कौन सा था, उस पर एक फिक्रा लिखवाया था। ये तो भाई अभी लीज की रिवीजन चल रही है, इसके साथ टैक्स में डालूंगा बाद में।
अगर इम्प्लिसिट रेट सवाल में दिया हो तो उसको फाइनेंस लीज ट्रीट करें, क्योंकि सवाल में एक मसला था, इस सवाल में भी वही मसला है। चलें लिख लें ये बात, फिर आप लोगों को भूल जानी है। इस सवाल में यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, तो इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, इसलिए फाइनेंस लीज एज्यूम करेंगे, क्योंकि रेट तो वो फाइनेंस लीज के सवालों में ही होता है ना। इस सवाल में लाइफ, यूजफुल लाइफ और बोलें फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए इम्प्लिसिट रेट दिया है। नहीं इसलिए फाइनेंस नहीं, इसलिए लफ्ज नहीं होना चाहिए था, मुझे पता है। और इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, इसलिए इसे फाइनेंस लीज एज्यूम करें। मैं दोबारा फिक्र लिखवा देता हूं। इस सवाल में यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू नहीं दी हुई और इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, इसलिए इसको फाइनेंस लीज एज्यूम करें। पॉज कर दें। जी अच्छा, अब आगे चलें। अच्छा भाई, अब ये सवाल किसका है? फाइनेंस लीज का। पूरी रात तो अंदर है उठ के सुन लीजिए। शुरू कहां से शुरू होगा? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। वर्किंग नंबर 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। रेंटल बताएं भाई, ये तो किताब है आपके पास, इसमें क्यों सुस्ती कर रहे हैं? 60 इंटू 5। अब जीआरवी यूजीआरवी अलग अलग बतानी है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एंड पे कितनी है? 125। उसमें से गारंटी कितनी होगी है? बाकी अनगारंटेड। तो जीआरवी यूजीआरवी 35, 425। एनआई 60 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट जमा 90 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 5 जमा 35 इंटू 1.16 रेज टू पावर माइनस 5। जीआरवी और यूजीआरवी को लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करके ले आते होते हैं। एनआई बता दें। अलग अलग तो जीआरवी यूजीआरवी तब बतानी होती है ना जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल चल रहा हो। अब अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल नहीं चल रहा तो अलग अलग पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरवी की जरूरत नहीं है। 391 तो नहीं है, 255.9। बट नहीं कर ले कुल नहीं छोड़े 255.97 है, 255.97 है, 256। ओके आगे चलें जी। वर्किंग नंबर 2, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। एनआई 256। यकम जनवरी 22, 31/12/22, 31/12/23, 60 60 60
सिंपल लेसर का सवाल कहां से शुरू होता है फाइनेंस लीज का? जीआई और एनआई से। और आईडीसी सिंपल लेसर में बारों बार कहां जाती है? जर्नल वर्किंग 1 और 2 में। अल्लाह का शुक्र है कोई भी आईडीसी जिंदगी में नहीं जानी। अच्छा, सवाल में क्या मांगा हुआ है? पी एंड एल और बैलेंस शीट। सवाल में क्या मांगा हुआ है? पी एंड एल और। इसके टैक्स इफेक्ट क्या छोड़ें, इजी मार्क्स लें जल्दी से, इसको पी एंड एल बैलेंस शीट में डालें। बाकी उल्टाना करंट टैक्स में डेफर्ड टैक्स वो अलग बातें हैं, पहले इजी मार्क्स तो लें, इनको पी एंड एल में डालें। पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम जानी है और बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखें ना फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग कैसे होती है। पी एंड एल में इंटरेस्ट जाता है और बैलेंस शीट में बस ये ले जाए। पी एंड एल 31/12/22 इंटरेस्ट इनकम बोले, ये तो रीडली अवेलेबल है 41। बैलेंस शीट, अच्छा इंटरेस्ट इधर ना दो तीन लाइनें छोड़ दें, टैक्स की भी चीजें आनी है, 2-3 लाइनें काफी हैं। बैलेंस शीट 31/12/22 नॉन करंट एसेट लीज रिसीवेबल, करंट एसेट करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। हमारे साल की पेमेंट के नीचे, ये हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई, ये करंट नॉन करंट। अच्छे खासे मार्क्स मिल गए, 8 में से 3-4 नंबर मिल जाने यहीं पे, पास यहीं पे हो जाने। आगे उसके अब टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस शुरू करने हैं। Still, you must keep on getting the easy marks. आईडीसी का कुछ नहीं करना, आईडीसी में क्या करूं, आईडीसी एंट्रीज में जाती है, एंट्रीज नहीं मांगी उसने। अच्छा, स्टिल यू कैन कीप ऑन गेटिंग द इजी मार्क्स। हाउ? आप अकाउंटिंग वालों का पी एंड एल उल्टा दें और ये वाली फिगर्स कैरिंग अमाउंट में रिकॉर्ड कर दें ताकि थोड़े से मार्क्स मिल जाएं, फिर अगली एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। वर्किंग नंबर 3 करंट टैक्स। पीबीटी सवाल में मैंने काटा हुआ है, फिर भी बता दें। 350। कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें काफी अरसे के बाद आईएएस 12 में हमने ये सीखा हुआ है कि अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टाई जाती हैं और टैक्स वाले जो चाहते हैं उनको री और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/22 लीज रिसीवेबल। इसमें आपको पता है टेंशन नहीं लेनी कि क्या कहते हैं, करंट नॉन करंट की टेंशन नहीं लेनी। जी बोलें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये करंट है, ये 22 जमा 200 237। अभी तक हम अकाउंटिंग करें, टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो अलग बात है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
Okay. Now, this question is like, this question is like, लिखें क्वेश्चन 33 एंड 34 ऑन पेज 356, जो हमने उस दिन सैटरडे को क्लास में किया था. दिस क्वेश्चन इज लाइक, यार ये नीचे नीचे नहीं लिखते हो, तो ये जहां क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना QUE, वहां पे ये बात लिखते हैं ताकि जरा याद रहे. दिस क्वेश्चन इज लाइक क्वेश्चन 33 एंड 34 ऑफ पेज 356. इसमें आपको याद होगा मैंने दिया था, ये वाला क्लास में करवाया था और ये वाला होमवर्क दिया था. इसमें अकाउंटिंग वालों की नजर में कौन सी लीज थी, फाइनेंस या ऑपरेटिंग? फाइनेंस. अभी भी हमारी लीज कौन सी है? तो एज इट इज उसी तरह का सवाल है ये. क्लियर? अच्छा, अब अभी भी मैं सवाल नहीं पढ़ा, मुझे बताएं कि जो मैंने अकाउंटिंग करवाई है आपको, क्या ये सीखी हुई है हमने जिंदगी में कहीं? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, पीवी ऑफ GRV, UGRV, क्या ये अकाउंटिंग सीखी हुई है? हमने अभी तक किया क्या है? हमने अपनी अकाउंटिंग कर दी है. अकाउंटिंग करके सवाल ने कहा था P&L बैलेंस शीट बना दो. यहां तक मैंने सिर्फ लीज की रिवीजन की है और इजी मार्क्स गेन कर लिए P&L बैलेंस शीट बना के. इसके बाद मैंने थोड़ा सा IAS 12 डाला है, लेकिन वो भी अभी ये नहीं देखा टैक्स वाले क्या चाहते हैं. अभी मैंने आपको बताया जो अकाउंटिंग वाले चाहते हैं उसे उल्टा दें और कैरिंग अमाउंट्स को शो कर दें. अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं उसके लिए यहां आया करेंगे. टैक्स वाले कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट छोड़ो, ये डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस वगैरह छोड़ो, ये आपका एसेट है, इसको बैलेंस शीट में शो करो. ये आपका एसेट है, इसको बैलेंस शीट में शो करो. इसलिए लीज रिसीवेबल शो नहीं कर रही है. टैक्स वाले तो आसान सी बात करते हैं ना, एसेट आपने खरीदा है, किराए पे दे दिया है, साल के एंड पे डेप्रिशिएट कर लो. एसेट, टैक्स वाले तो आसान सी अकाउंटिंग, ये आपका एसेट है, इसको बैलेंस शीट में शो करो, जितना किराया आया है उसको इनकम में डालो. 41 रुपए को इनकम में ना डालो, जितना किराया रेंट रिसीव्ड इनकम में डालो. टैक्स वाले ये कह रहे हैं. और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हमारे रूल्स के मुताबिक इसको डेप्रीशिएट करो क्योंकि एसेट है आपका. चलें जी, नोट करें. ये मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं. टैक्स वाले ये चाह रहे थे कि ये हमारा क्या है, एसेट है, इसको शो करो. ये अकाउंटिंग वाले नहीं मान रहे इसको एसेट. अकाउंटिंग वाले नहीं मान रहे एसेट. अकाउंटिंग वाले तो मैंने आपको बता दिया बैलेंस शीट में सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, लीज रिसीवेबल. तो जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो मैंने आपको नोट करके दे दिया है. कितने लोगों ने ये सवाल होमवर्क में किया था जो दिया था? वही जो वो अभी जो 33 सैटरडे को जब आपको कहा था कि होमवर्क करना है. ओके, यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके. अब आगे चलते हैं. आई कैप को ना ये फिक्रा नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे उसने फिक्रा लिखा है.
कि टैक्स अथॉरिटीज इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। असल में टैक्स वालों के नजर में ना कोई लफ्ज ही नहीं है फाइनेंस और ऑपरेटिंग। टैक्स वाले बस लेसर की वही अकाउंटिंग होती है। मैंने आपको कहा था टैक्स वाले ये बातें कहते हैं, मैंने आपको कहा था टैक्स वाले ये बातें कहते हैं, और आईकैप कह रहे हैं कि टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। टैक्स वाले इसको क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। बात तो वही है, एसेट, रेंटल इनकम और डेप्री, और वो वाला फड्डा भी नहीं आईकैप ने डाला कि रेंटल इनकम आया कमाया की फिगर में डिफरेंस डाला हो, 60-60-60 बराबर रखा है, इसलिए रेंट रिसीवेबल अनअर्न्ड भी कोई नहीं होना। तो मोर और लेस खींचतान की इसने वही बात कर दी है जो हमने लिखी थी। वैसे मैं प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूं, इसको ये लफ्ज लिखना नहीं चाहिए था कि टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज ही कहते हैं। कहते हैं टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज ही कहते हैं। ऑपरेटिंग लीज भी ऑलमोस्ट इसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा बस एहतियात रखनी होती है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं। यानी टैक्स वाले आप बजिद हैं कि अगर रेंटल इनकम है तो उसको स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन है तो वो टैक्स रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, पीपी को रिकॉर्ड करो, ये अनअर्न्ड रिसीवेबल आई ये भी। टैक्स वाले इसको ऑपरेटिंग लीज मान रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग वाले कौन सी लीज कह रहे हैं? वो तो हमने कर दिया। अब टैक्स वाले इसको क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज। तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल के डेटे में रेंट में आया कमाया का डिफरेंस नहीं है। तो जब रेंट में आया कमाया का डिफरेंस नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है रेंट रिसीव्ड ही आ जाना इधर, चाहे तुम लोग ऑपरेटिंग लीज कहते रहो, और इधर से ये रिसीवेबल अनअर्न्ड हो जाना है, आ जाके वही होने जो आपको क्लास में बताया था। कहा इसने अजीब तरीके से, बट आ जाके खोती पहुंच वहीं गया। ठीक है जी। अब आखिरी मसला इस सवाल का, ये तो एक छोटी सी इसने पंगा लिया था। आखिरी मसला इस सवाल का कि इस सवाल में कॉस्ट नहीं थी। इस सवाल में नहीं, इस सवाल में कॉस्ट नहीं थी। कॉस्ट हम अपने मेन सवाल से निकालेंगे, जो हमारा अकाउंटिंग का सवाल चल रहा है। कॉस्ट अपने मेन सवाल से निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए हम करेंगे वर्किंग नंबर, क्योंकि ऐसा पीपी चाहिए मुझे। कॉस्ट निकालने के लिए हम करेंगे सवाल में वर्किंग नंबर 5, जिसमें मैं, जिसकी हेडिंग दूंगा मैं जर्नल एंट्री ऑफ फाइनेंस लीज। मेरे मेन सवाल मेरा फाइनेंस लीज वाला है, वो तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं छोड़ें। जर्नल एंट्री ऑफ फाइनेंस लीज ऑफ लेसर, फाइनेंस लीज की जर्नल एंट्री लेसर की, ये एंट्री हम करेंगे और इंशाल्लाह इससे कॉस्ट निकल आएगी। एनआई मैं पहले ही निकाल चुका हूं वर्किंग नंबर 1 से, कितना? 256। आईडीसी मुझे गिवन है 4, बैलेंसिंग, सो इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि उसने एसेट की कॉस्ट आपसे बैलेंसिंग निकलवाई थी। तो ये वाली जर्नल एंट्री करके एसेट की कॉस्ट जरा निकाल लें, लेकिन ये मेन सवाल से निकालनी है। ये टैक्स वाले क्या कहते हैं उसको छोड़ें, ये मेन डेटा से निकालनी है। मेन डेटा मींस फाइनेंस लीज का जो डेटा चल रहा है। और इस एंट्री के ऊपर लिख लीजिएगा, ये किताब में पेज नंबर 69 के टॉप पे लिखी हुई है ये एंट्री, ये मैंने वहां से निकाली है। सर आपने तो कहा था आईडीसी को बार बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है। मैं लेके गया हूं आईडीसी को जनरल एंट्रीज में, मैं लेके गया हूं एनआई को इधर। बैलेंसिंग अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट निकल आई है एसेट की। तो दैट वाज अ वर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि कॉस्ट मिसिंग थी। तो पीपी को तो डेप्रिशिएट भी करना है, फिर कॉस्ट वगैरह तो अवेलेबल होनी चाहिए। छोटा सा लिख लें, अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये फाइनेंस लीज है, तो उसी की जनरल एंट्री करके हमने कॉस्ट निकाल ली है। अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये फाइनेंस लीज है, तो उसी की जनरल एंट्री करके हमने कॉस्ट निकाल ली है। इस वर्किंग के ऊपर लिखिएगा, अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये फाइनेंस लीज है, इसलिए उसी की जनरल एंट्री करके हमने कॉस्ट निकाल ली है।
ओके now the tax authorities are saying it is operating lease. Tax authorities are saying it is operating lease. If you people are saying it is operating lease, then the cost is 250 and IDC is 4. Then the cost is 252 and IDC is, this is as per tax rules. This is as per, सबर ऐसे मैं नोट करवाता हूं आपको. They are saying it is operating lease and we are saying it is. If they are saying it is operating lease, then मान the operating lease in its entirety. फिर ऑपरेटिंग लीज के रूल लगेंगे सारे. वो लोग कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीज है, हम कह रहे हैं, तो उसमें से वर्सेस करना है. कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस एक एक चीज वर्सेस करके गुजारनी है. अच्छा, अब जब वो कह रहे हैं कि ये है, अब आया कमाया में इख्तलाफ नहीं है. एंट्रीज में कर रहा हूं टैक्स वालों की नजर में एंट्रीज करनी नहीं होती. आया कमाया में इख्तलाफ नहीं है. आया भी 60, कमाया भी 60. हां, डेप्रिसिएशन में इसको डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ पे और इसको डिवाइड करना है लीज टर्म पे. ये कितने लोगों को बात याद है? इसको डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ पे और इसको डिवाइड करना है, लेकिन मुझे यूजफुल लाइफ नहीं अवेलेबल, लीज टर्म अवेलेबल है. ये भी एक मसला है सवाल में. अब यूजफुल लाइफ मैं नहीं निकाल सकता कुछ भी करके. कोई मशवरा दे दे, मैं सवाल चलाना चाह रहा हूं, मैं चला नहीं सकता आगे. लीज टर्म को यूजफुल लाइफ ले लें. ये तो भाई का आपका ब्लंडर है, पता नहीं, मैं तो इस सवाल को सबसे वर्स्ट तरीन सवाल कहता हूं हिस्ट्री का. तो ऐसे ही पता नहीं उसने क्यों डाला है. बहरहाल लोग पास हुए अटेम्प्ट में, कोई मसला नहीं. तो अब यूजफुल लाइफ, अब इधर इधर अगला डेडलॉक आ गया कि यूजफुल लाइफ भी नहीं अवेलेबल. तो अब मैंने 250 को 2 को किस पे डिवाइड करना है? यूजफुल लाइफ पे. मजबूरन वो मैं 5 ही ले रहा हूं और लीज टर्म वो भी मैं 5 ही ले रहा हूं. तो दोनों को इकट्ठे 5 पे डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू जरूर माइनस कर दीजिएगा. रेजिडुअल वैल्यू यहां माइनस करनी होती है. रेजिडुअल, लेकिन ये टोटल रेजिडुअल वैल्यू होती है, ये जीआरवी यूजीआरवी नहीं, टोटल रेजिडुअल वैल्यू. टोटल रेजिडुअल वैल्यू सवाल में ढूंढने कितनी है? 120, क्योंकि इसमें जीआरवी यूजीआरवी का तस्वुर नहीं है. इसमें जीआरवी यूजीआरवी की जगह एक ही आरवी है जिसका नाम आरवी है. आरवी सवाल में ढूंढने कितनी है? 125. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां पे आपको एंट्रीज कर देता हूं, लेकिन एंट्रीज करने का कोई फायदा नहीं है. मैं उसको डायरेक्ट वहां पोस्ट करने लगा. एंट्रीज फिर आप लोगों ने करनी भी कर लीजिएगा. ये टैक्स वालों की नजर में एंट्रीज हैं. नाउ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ प्लस आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज इज इक्वल टू माय डेप्रीसिएशन. बिकॉज टैक्स वाले जालिम इसे कौन सी लीज कह रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं जी. और फॉर्मेट से नहीं हटना हमने, ये ऑपरेटिंग लीज का फॉर्मेट है जी. 26.2. एक मिनट, अब मुझे बता दें P&L में टैक्स वाले क्या लेके जाएंगे? 60 कमाया, P&L में लेके जाएंगे 60 और P&L में लेके जाएंगे 26. ये रिकॉर्ड करना है. और जहां तक ताल्लुक है एसेट का, तो वो अब किताबों में नजर आने लग जाएगा. वो आएगा 252 प्लस 4, क्योंकि ये लोग तो आईडीसी को कैपिटलाइज करते हैं. 252 प्लस 4 माइनस 26. उसके बाद तो बस IAS 12 का सवाल है, लेकिन 5 मिनट हम लगाएंगे अभी जी. इसको पूरा करते हैं जी. अब सवाल पूछें. फेयर वैल्यू गिवन नहीं है सवाल में, तो फेयर वैल्यू ही तो एसेट की कॉस्ट होती है, तो वो फेयर वैल्यू ही हमने रिवर्स वर्किंग करके निकाली है. नहीं, एनआई नहीं होती. एनआई तब होती है जब आईडीसी 0 हो, अगर आईडीसी 0 हो. लेकिन फाइनेंस लीज के सवालों के अंदर आईडीसी अगर हो अवेलेबल, तो फिर वो फेयर वैल्यू और एनआई में तो डिफरेंस होता है. यही तो फाइनेंस लीज है. कैश और ये दोनों बर्डन इस पर डालने होते हैं. ओके. सो अगर टैक्स वालों की नज़र में आप लोगों ने एंट्रीज करनी है तो कर लीजिएगा. मैं आपको इसकी तस्वीर खींचने दूंगा. मुझे ये बता दें, आप रिलैक्स हो जाएं ज़रा.
टैक्स वालों की नजर में व्हाट इज रेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर 60। व्हाट इज पीपीई टैक्स डेप्रिसिएशन, जरा ओके तरीके से। वर्किंग नंबर 5 हमने की थी, पता नहीं आप लोगों ने की है। वर्किंग 5 में कॉस्ट कितनी निकाली है? वर्किंग 5 छोटा सा निकले, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म 26 340। व्हाट इज दिस? टैक्सेबल प्रॉफिट। अब जगह भी नहीं लिखने की रहेगी, चलें खैर है। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 103। और एसेट 250, 2 was the price of asset. As per operating lease, it is also capitalized. 252 plus 4 minus 26. Minus 26. As per operating lease, asset fair value and IDC is capitalized, and from this cost we deduct depreciation 20.2 तो नहीं, अब हमने 6 कर दिए ना, बस 230। और टैक्स बेस्ड लीज रिसीवेबल की नहीं है क्योंकि ये एसेट को मानते हैं। एक मिनट। अच्छा, मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं। टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर्ड इज एज ऑपरेटिंग लीज। अब देखिएगा, ऑपरेटिंग लीज में आपको याद है एसेट्स नजर आते थे बैलेंस शीट में, ब्लू मार्कर देखते रहे, एसेट्स नजर आते थे। टैक्स वाले आया कमाया को इनकम में डालते थे, आया कमाया बराबर है, कमाया को मादरत इनकम में डालते थे, कमाया को 60 बराबर है। और टैक्स वाले, सॉरी मादरत ऑपरेटिंग लीज वाले, मैंने कहता ऑपरेटिंग लीज वाले क्या करते होते थे अकाउंटिंग में? ऑपरेटिंग लीज में क्या करते थे अकाउंटिंग में? एसेट शो करते थे, डेप्रिसिएशन शो करते थे और रेंट रिसीव शो करते थे। तो टैक्स वाले ये चाह रहे हैं, अब टैक्स वाले ये चाह रहे हैं, वो करने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा। जी बोले। अगर टैक्स वाले इसको ना कंसिडर, अच्छा ठीक है, उसकी मैं बात कर लेता हूं, वो फिर थोड़ा सा टॉपिक से और ज्यादा हम हट जाएंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। अब मुझे बता दें, आखिरी चीज होता है डेफर्ड टैक्स का टी कौन बनाना होता है, वो टी कौन बनवा दें। 230 टीटी डी डीटी डी 71 सवाल की पूरी थीम समझ लीजिएगा, आखिरी दफा बोलने लगा हूं। वी अकाउंटेंट्स, बिकॉज इम्प्लिसिट रेट इज गिवन, 5 टेस्ट्स कैनॉट बी टेस्टेड, डेटा अवेलेबल नहीं है। सो वी अकाउंटेंट्स बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट रेट गिवन हैव assumed that this lease is a, therefore we have recorded interest income and lease receivable. So please ulta the interest income and show lease receivable. However, tax authorities say it is operating lease. वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज भी मोर और लेस वही होती है जो उसने आपको बताई थी, पीपी, रेंट और डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग लीज भी ऑलमोस्ट वही होती है, बट थोड़ा सा फिगर्स का मसला था इस सवाल में। तो टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग ऑपरेटिंग लीज। इफ इट इज ऑपरेटिंग लीज, देन ऑपरेटिंग लीज का स्ट्रक्चर हमारे जहन में क्या है? एसेट हमारी किताबों में ही रहेगा टैक्स वालों की नजर में, और एसेट घिसेगा और किराया आएगा। ये था थोड़ा सा फर्क। चलें जी, वर्किंग नंबर 6 बोलें जी। डीटीएल कैरी डाउन, dt 2। अच्छा जी, अब आप हजरात ऐसा करें कि P&L में बता दें क्या क्या जाना है। टैक्स एक्सपेंस कंप्राइज ऑफ CT एंड
P&L में जाना है ना ये। व्हाट इज CTE? 103. What is DTE? 2. But these both are खर्चा। तो बेहतर है कि एंड पे पेपर में नेगेटिव का साइन लगा दें ताकि जरा अच्छा लगे। These both are खर्चा। CTDT। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज में DTL। कैरी डाउन बोलें 2, और करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन। ये सॉल्यूशन में मिसिंग है। सॉल्यूशन तो इसका मैं अगली दफा वैसे ही चेंज करने लगा हूं। सॉल्यूशन यही अच्छा जो आज हमने किया है। प्रोविजन एक वर्किंग रहेगी है सॉल्यूशन में 5, वो भी मैं कर देता हूं ताकि आप तस्वीर खींच लें पे। प्रोविजन फॉर टैक्स 103। इसकी एंट्री क्या होती है? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो किसी भी सवाल का अगर आपको P&L बैलेंस शीट आ जाए तो खुदा के लिए P&L बैलेंस शीट अकाउंटिंग की क्लास वाला बनाने हैं। कोई ऐसा फिरका ना जन्म ले जाए जो PP इसको बैलेंस शीट में शो करने लग जाए। ये तो किन की नजर में था? टैक्स वालों की नजर में। तो खुदा के लिए कभी पेपर में P&L बैलेंस शीट आ जाए लीज ये IAS 12 के सवाल डाल के, तो P&L बैलेंस शीट सिर्फ किनका बनाइएगा? अकाउंटिंग वालों का। एंड पे थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग कर दीजिएगा CTDT और DTL डाल के। ये थोड़ी सी गार्निशिंग IAS 12 वाली कर दीजिएगा। ये नहीं कि आप बैलेंस शीट में भी आप ये लेके जा रहे हो PP, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ किनकी बनती है? अकाउंटिंग वालों की। अकाउंटिंग वालों की। एक वर्किंग रहेगी थी, वो बता दें। वर्किंग नंबर 5, कॉस्ट ऑफ एसेट। बेसिकली तो इट इज कौन सी लीज? वो तो टैक्स वाले फिर जो मर्जी बोंगी मारे। फाइनेंस लीज में एंट्री क्या होती है? IDC अगर अवेलेबल हो, हमें NI अवेलेबल हो कभी जिंदगी में, आज जैसे अवेलेबल था, और IDC अगर अवेलेबल हो तो एसेट की फेयर वैल्यू बैलेंसिंग निकल सकती है जी। IDC वर्किंग 1 से 256, सॉरी ये NI। IDC 4, fair value 252, which is used in whole question now onwards. Working 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ ये यार ये जरा तस्वीर खींच दो, बुक में इस तरह सवाल डाल दें। इसके साथ अगर एक तस्वीर आप लोगों ने खींचनी है तो वो खींच के अपने रजिस्टर पे फिर नोट कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। एसेट दे आर कंसिडरिंग इट एज operating, so 100% follow this pattern in paper। चलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। अगले सफ़े पे लिखें टैक्स वालों की एंट्रीज समझने के लिए। खुदा के लिए इन एंट्रीज को बैलेंस शीट में ना ले जाइएगा। टैक्स वालों की एंट्रीज समझने के लिए ऑपरेटिंग लीज वाली हेडिंग दें, लिख लें, फिर ये भी रह जाना है वरना। टैक्स वालों की एंट्रीज समझने के लिए ऑपरेटिंग लीज वाली। टैक्स वालों की एंट्रीज समझने के लिए ऑपरेटिंग लीज। ये एंट्रीज कभी पेपर में करनी है? पेपर में एंट्रीज क्या करनी है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी कराऊंगा। पेपर में अगर एंट्रीज मांगी हो। जी पेपर में अगर एंट्रीज मांगी हो तो क्या करनी है? हाथ खड़ा करके बता दें। अभी मैंने एक बात की थी उसी बुनियाद पे। पेपर में एंट्रीज क्या करनी है?
पेपर में एंट्रीज वही करनी है जो अभी मैंने आपको बताया है, वो पहले वाला फिक्र मैं दोबारा बताता हूं। पेपर में अगर P&L बैलेंस शीट मांग ले तो अकाउंटिंग वालों का P&L बैलेंस शीट बनाना है और एंड पे नहीं, टैक्स वालों का P&L बैलेंस शीट बनाना, अकाउंटिंग वालों का P&L और बैलेंस शीट बनाना है और एंड पे अकाउंटिंग वाले जो करंट डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज करते हैं वो शो कर देनी है। अकाउंटिंग वाले जो एंट्रीज करते हैं, ये टैक्स वाले एंट्रीज नहीं करते, हम अकाउंटेंट्स करते हैं। टैक्स की किताब में कभी आपको एंट्री कराई थी टैक्स के सीटी डेबिट सीटीबी क्रेडिट? नेवर। टैक्स वाले तो कभी एंट्रीज करवाते ही नहीं। एंट्रीज कौन करवाते हैं? अकाउंटिंग। वो टैक्स वाली एंट्रीज तो आपके समझने के लिए लिखी है, वैसे तंग करने के लिए। तो बता दें P&L बैलेंस शीट पेपर में कौन सा वाला बनाना है? अकाउंटिंग वालों की फाइनेंस लीज P&L बैलेंस शीट में जाएगी और अकाउंटिंग वालों की सीटी डीटी की एंट्रीज जाएंगी। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें, अगर सवाल में एंट्रीज मांगी होती तो क्या करते? क्योंकि उन सवालों में एंट्रीज मांगी थी। एंट्रीज पता है क्या करते? सवाल में अगर एंट्रीज मांगी होती तो एंट्रीज ये वाली करते, पहले ये एंट्री करते, ये तो फाइनेंस लीज की पहली एंट्री है ना, फिर एंट्री करते कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये अकाउंटिंग वालों की एंट्रीज खत्म हो जाती, बस ये अकाउंटिंग वालों की एंट्रीज थी। और एंट्रीज दो आखिर में और कर देते, सीटी डेबिट सीटीबी क्रेडिट और डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट। ये एंट्रीज कभी ना करते, ये तो सिर्फ समझने के लिए की है, ये एंट्रीज कभी ना करते। तो बता दें एंट्रीज भी हमेशा किनकी करनी है? अकाउंटिंग वालों की। एंड पे सिर्फ दो एंट्रीज और डाल देनी है, सीटी और डीटी। और P&L बैलेंस शीट भी किनका बनाने? अकाउंटिंग वालों का। एंड पे सिर्फ सीटी डीटी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओवर। IFRS 9 के MCQs करवाने थे इनको, पता नहीं टाइम ही नहीं बचा आज। चलो कल IFRS 9 के भी